हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की क्लास में फिर से हम हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, उसको आप लोग देखें, उसके बाद बढ़े नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास भी आपकी यूज़फुल होगी। सभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, CGL के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सॉरी SSC के जितने एग्ज़ाम्स हैं, CGL, CHSL, स्टेनो, NTS, CPO, सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल क्लास रहेगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडिया में हो रहे हैं, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम, सभी के लिए क्लास आपकी यूज़फुल है। तो आप लोग ध्यान से देखें, ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही कंटिन्यू है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे आगे की बात हमें इस क्लास में पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको आज करना है वो ये है, ये क्वेश्चन, When was the Lucknow Pact signed by All India Muslim League and INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जो कि जिसको हम जानते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से। ये लखनऊ पैक्ट साइन होता है इन द ईयर 1916, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है। अब याद रखना है 1916 लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में INC सेशन होता है, INC मीटिंग होती है, उसके अंदर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से आके मिल जाती हैं। इसको जानते हैं हम लखनऊ पैक्ट के नाम से, लखनऊ पैक्ट के नाम से। लखनऊ पैक्ट जो चेयर किया था, चेयर्ड बाय AC मजूमदार। AC मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ये पैक्ट, यानी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर INC के AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, और ये होता है लखनऊ पैक्ट। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल जाते हैं, यानी दोनों अब एक साथ रहकर काम करेंगे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। ये है 1916 का लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मिली, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली। तो जिन पर्सन ने ये यूनिटी करवाई उनको बोला गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी बोल दिया, तो यूनिटी, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के इनको एम्बेसडर बोला गया। ये बोला सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने इनको बोला एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मोहम्मद अली जिन्ना को। पहले इन्होंने मिलवाया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बाद में हमने देखा कि ये डिमांड करते पाकिस्तान की और डिवाइड कर लेते एक अलग नेशन, बाद में चल के। पहले बार इन्होंने मिलवाया था INC और मुस्लिम लीग को, याद रखना है, इन द ईयर 1916, जिसको बोलते हैं हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से। एक सेशन INC का आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं 1907 सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं हम लोग 1907 सेशन को। इसमें जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो हो जाती है दो दलों में डिवाइड, दो में डिवाइड होती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यानी नरम दल और गरम दल, ये दोनों आपस में बढ़ जाते हैं इन द ईयर 1907 में। और ये सूरत जो सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट थे 1907 के सूरत सेशन में, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दो में डिवाइड होगी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। एक थे नरम दल और एक थे गरम दल। गरम दल में आपको नाम याद रखना है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये थे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। मॉडरेट्स में नाम जो भी है, बड़े बड़े नाम, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, ये सभी नाम थे हमारे मॉडरेट्स में। तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग हो जाती है, यानी दो में विभाजन होता है कांग्रेस का। बट हमारे इस लखनऊ सेशन में, लखनऊ पैक्ट में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा आके मिल जाते हैं। ये कौन सा सेशन था जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा आके मिले? तो यही लखनऊ सेशन है। इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलती है, और साथ ही साथ
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी नरम दल और गरम दल भी दोबारा आके एक साथ काम करते हैं और दोबारा से आईएनसी के साथ मिल जाते हैं। इनको मिलाने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी आके मिलते हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर। लखनऊ पैक्ट साइन होता है इन द ईयर 1916 और इसके चेयरपर्सन होते हैं अंबिकाचरण मजूमदार। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, लखनऊ पैक्ट बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन द कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर। व्हेन ही कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया गया तो इनमें से किस पर्सन का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया अकबर ने। अकबर ने इनमें से जिसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया एडमिनिस्ट्रेशन वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते हैं अकबर। शेर शाह सूरी अकबर से पहले ही इनका हमें सूर्य एम्पायर देखने को मिला। सूर्य एम्पायर चलता है 1540 से लेकर 1555 तक। 1540 से 1555 तक दिल्ली सल्तनत में यानी दिल्ली की जो राजगद्दी है उस पर हमें देखने को मिला सूर्य एम्पायर। सूर्य एम्पायर स्टैब्लिश होता है बाय द डिफीट ऑफ हुमायूं। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2 बार हराया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराता है, एक तो 1539 और 1540। 1539 में चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। 2 फाइट होती है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। 1539 में होती है बैटल ऑफ चौसा, 1540 में होती है बैटल ऑफ कन्नौज जिसको ब्लिग्रिम का युद्ध भी बोलते हैं। 1540 में इस बैटल में विजेता रहता है शेर शाह सूरी और हुमायूं जो है वो राजगद्दी छोड़ के एस्केप कर लेता है, निकल जाता है इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर चला जाता है। उस टाइम पर शेर शाह सूरी अपना एम्पायर स्टार्ट करता है, अपना एम्पायर सेटअप करता है 1540 में, जो कि सूर्य एम्पायर चलता है 1555 तक। तो शेर शाह सूरी का एम्पायर बाद में चल के फॉलो करा गया अकबर के द्वारा। शेर शाह सूरी के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। शेर शाह सूरी जो राज करता है वो 1540 से लेकर 1545 तक। 1545 में शेर शाह सूरी किसी एक किले पर आक्रमण करने जा रहे थे, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, वहां पर इनकी डेथ होती है शेर शाह सूरी की। कलिंजर के फोर्ट पर जब ये अटैक करने जा रहे थे, कलिंजर के फोर्ट पर, तब डेथ देखने को मिलती है 1545 में शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की टॉम आपसे पूछी जाए तो आप लोग आंसर करोगे सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में हमें देखने को मिलती है टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी। सासाराम बिहार के अंदर शेर शाह सूरी का रियल नाम है, शेर शाह सूरी का जो रियल नाम था वो था फरीद खान। फरीद खान वाज रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। इनको शेर शाह सूरी का टाइटल दिया गया, ये जो टाइटल है शेर शाह सूरी ये इनको दिया बाबर खान लोहानी ने। बाबर खान लोहानी, बाबर खान लोहानी के द्वारा इनको टाइटल दिया गया शेर शाह का। इनका रियल नाम है फरीद। शेर शाह सूरी के द्वारा 2 सिक्के जारी करे जाते हैं, सिल्वर का रुपया, जो आज के टाइम पर आप लोग रुपया करेंसी देख रहे हो वो शेर शाह सूरी के द्वारा लॉन्च की जाती है, और कॉपर का दाम। दाम करेंसी और रुपया करेंसी लॉन्च करी जाती है शेर शाह सूरी के द्वारा। कॉपर का दाम, सिल्वर का रुपया, आपको याद रखना है। जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने बनवाया ओल्ड फोर्ट, पुराना किला इसको बोलते हैं, पुराना किला, और ये पुराना किला दिल्ली में है। पुराना किला बनवाया शेर शाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण करवाते हैं शेर शाह सूरी। ओके, इतनी बात याद रखनी है आपको शेर शाह सूरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बात कर रहा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसके स्लोगन है? ये स्लोगन गिवन बाय
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये वर्ड है बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमने देखा 1907 की जो सूरत स्प्लिट हुआ उनमें एक्सट्रीमिस्ट यानी जो गरम दल में पर्सन थे वही है बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, इनका बात आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और बातें आपको याद रखनी है। इनके द्वारा बुक लिखी जाती है, इसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य नाम की बुक बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं। एक और बुक लिखते हैं, इसका नाम है आर्टिक होम टू वेदास। आर्टिक होम टू वेदास, ये भी एक बुक रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाई जाती है होम रूल लीग मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट चलाते हैं बाल गंगाधर तिलक इन ईयर 1916 में, और अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग मूवमेंट में। होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान ये दो मैगजीन चलाते हैं। एक मैगजीन है केसरी, दूसरी मैगजीन का नाम है मराठा। जो केसरी मैगजीन थी वो थी मराठी भाषा में, इसकी लैंग्वेज जो थी मराठी, और जो मराठा वो है मैगजीन ये थी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, ये भी आपको बात याद रखनी है। केसरी जो मैगजीन है वो मराठी भाषा में, मराठी मैगजीन जो थी वो इंग्लिश भाषा में। ये बात आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक को बोला गया इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में अशांति का जनक इनको बोला गया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये स्टेटमेंट पास करी बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल द्वारा। वैलेंटाइन शिरोल ये इंग्लिश पर्सन है, ये अंग्रेजी ऐसी कोई बात कर सकता है। इनको बोला गया अशांति का जनक बाय वैलेंटाइन शिरोल। ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक को 2 बार जेल भी होती है, ये जाते हैं मांडले जेल। मांडले जेल में जाते हैं। मांडले जेल में इनको 2 बार जेल में जाना पड़ा इन ईयर 1908 में। मांडले जेल हमें देखने को मिलती है बर्मा के अंदर, म्यांमार, बर्मा में इनको जेल हो जाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से। एक और 2 बात याद रख लो। बाल गंगाधर तिलक लाठी क्लब, लाठी क्लब, अखाड़ा, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब चलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए जाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने फेमस किया गणपति का जो विसर्जन देखने को मिलता है आपको, गणपति महोत्सव जो है वो भी फेमस किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इतनी बात याद रखनी है आपको बाल गंगाधर तिलक से। इनकी डेथ होती है, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920, और इसी दिन इंडिया में लॉन्च होता है NCM, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। गांधी जी द्वारा लॉन्च किया जाता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की हुई थी डेथ। ये सारी बातें आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से। ओके, अंबिका चरण मजूमदार, इनकी बात करें तो जो 1916 का लखनऊ पैक्ट, याद आप लोगों को लखनऊ पैक्ट, उसके चेयरपर्सन थे अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आके मिलते हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मिलते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। भगत सिंह से बात करें तो इन्होंने एक न्यू सभा बनाई जिसका नाम है ऑल इंडिया नौजवान सभा, ऑल इंडिया नौजवान सभा इन ईयर 1926 बाय भगत सिंह।
भगत सिंह की बुक का नाम आप लोग याद रखना, वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। वाई आई एम अथीस्ट नाम की बुक लिखते हैं भगत सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। धूपगढ़ कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक है, तो इसका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। एमपी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज में। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन हिल्स में हमें देखने को मिलती है धूपगढ़, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा था दो हिल्स के नाम, एक थे विंध्यास, विंध्या माउंटेन रेंज, और दूसरी थी सतपुरा। सतपुरा की हाईएस्ट का नाम है धूपगढ़, विंध्या की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना, सद्भावना शिखर। ये बात आपको याद रखनी है। आपको एक रिवर याद रखनी है जो कि विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेटो से, ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which amendment in Indian Constitution is related to extension of jurisdiction of High Court to Union Territories? यानी कौन सा संविधान संशोधन है वो बताता है कि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है, वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी पर भी जा सकता है, या फिर वन और टू एंड मोर स्टेट पे भी जा सकता है। जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो टू एंड मोर स्टेट के लिए भी हो सकता है, कि जो कोई एक हाई कोर्ट है वो एक स्टेट और दो या दो से ज्यादा राज्यों की केसेस भी संभाल सकती है। तो ये अमेंडमेंट बात करता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1956। 1956 में एक एक्ट आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बात करता है कि जो इंडिया की हाई कोर्ट्स हैं वो किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी, एक या एक से ज्यादा स्टेट की भी क्षेत्र अधिकार में आ सकते हैं। यानी कि जैसे हम देखें जो मुंबई या बॉम्बे हाई कोर्ट है वो दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली या यूनियन टेरिटरी के केसेस भी संभाल लेती है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट है वो अंडमान एंड निकोबार के केसेस भी संभालती है। तो ये बात करता है हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956। ये बातें आपको याद रखनी है। इसका आंसर बनेगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाई कोर्ट का आर्टिकल की बात करें तो ये है 214। 214 आर्टिकल हमें बताता है हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहले हाई कोर्ट हमारे कंट्री बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 से, और 1862 के अंदर हमारी पहली हाई कोर्ट बनती है कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुरानी हाई कोर्ट देखने को मिलती है। कलकत्ता के बाद बॉम्बे और लास्ट में मद्रास। ये तीनों हाई कोर्ट हमें देखने को मिली इन द ईयर 1862। उसके बाद 1866 में हमें हाई कोर्ट देखने को मिली, इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज के टाइम पर हमारे कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट देखने को मिलती हैं। ओके, इतनी बात है आपको याद रखनी है इस सवाल से। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है जो वोटिंग की एज है उसको घटा के कर दिया गया 21 से 18 साल वोटिंग एज। ये बात करता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था इन ईयर 1988 का एक्ट था, बट इम्प्लीमेंट होता है 1989 में। ये बातें आपको याद रखनी है कि वोटिंग एज को हटा के कर दिया गया 21 से 18 साल। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1975। इसमें होता है सिक्किम को हमारे देश का 22वां राज्य बना लिया गया। सिक्किम को हमारे देश का 22वां, जिसको हमने बाहर से ऐड किया गया 36वीं संविधान संशोधन से। 69th अमेंडमेंट से आपको याद रखना है दिल्ली को बनाया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी का दर्जा मिला दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन है जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की, जिसको हमारे फंडामेंटल
राइट्स में ऐड करा गया अंडर आर्टिकल 21A। 21A आर्टिकल ऐड करा जाता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की, यानी पढ़ने के अधिकार पे 6 से 14 साल के बच्चों को लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये उनका एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ये बात करता है आर्टिकल 21A, जिसको ऐड किया गया हमारे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। किसी स्टेट हाई कोर्ट की पहली महिला जो चीफ जस्टिस बनी थी वो है लीला सेठ। लीला सेठ इसका सही आंसर होगा। पहली महिला, इंडियन महिला जो बनी थी चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के अंदर, वो थी लीला सेठ। फातिमा बीवी बनी थी हमारे कंट्री की पहली वुमेन सीजीआई इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज आपसे पूछी जाए तब आप लोग आंसर करोगे फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है 124, ऐसे ही हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है 214। इसको आपको याद रखना है। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। हमारे ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि कुछ आपको रिपोर्ट बनाए और मुझे